का अधिकार अधिनियम 2005। आज के इस विषय पर हम जानेंगे बहुत कुछ। आरटीआई कैसे फाइल की जाती है, इसमें क्या प्रॉब्लम आती हैं, अपील कैसे की जाती है, ये सारे बेसिक फंडामेंटल जानकारी को हम प्राप्त करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं सर्वप्रथम हमारे आज के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता से आप सभी के परिचय करा देता हूँ। आज के इस वेबिनार में हमारे साथ उपस्थित हैं विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय रंजीत सिंह तोमर साहब। आप राष्ट्रीय संयुक्त सचिव जनरल विंग के रूप में NHRCCB में सेवाएं अपनी दे रहे हैं। आज के इस वेबिनार में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं माननीय सरदार तारा सिंह सर, जो आने वाले कुछ समय में 10 से 15 मिनट में हम सभी से जुड़ने वाले हैं। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं माननीय महावीर पारेख सर। आप राष्ट्रीय एडवाइजर जनरल विंग के पद पर ब्यूरो में कार्यरत हैं। इसके साथ ही आप एक लीगल एम्बेड संस्था के संस्थापक भी हैं और आपके नाम देश में लगभग 1000 से ज्यादा आरटीआई फाइल करने का रिकॉर्ड भी है। तो आप सभी का ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूंगा आज के हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय रंजीत सिंह तोमर साहब को। कृपया आप आएं और अगले 5 मिनट में अपने विचारों को रखें। माननीय श्री रंजीत सिंह तोमर साहब। सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आदरणीय प्रभात सर और पारिक सर और सभी हमारे सम्मानीय सदस्य, क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज़ साफ आ रही है? हेलो रही है हेलो जी सर, आवाज आ रही है सर। जी जी। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज का विषय आरटीआई का है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। अधिनियम 2005 लिखा हुआ है तो ये स्वाभाविक है कि 2005 को ये लागू हुआ। 2005 से वर्तमान समय तक मतलब 18 वर्ष 10 दिन हो गए हैं और ये अधिनियम लागू करने का मुख्य उद्देश्य गवर्नमेंट का था कि प्रत्येक व्यक्ति को शासन के द्वारा चलाए जा रहे कार्यों में पारदर्शिता रहे, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रहे और मूल अर्थों में लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र मतलब जनता की सरकार और जनता को प्रत्येक कार्यों की जानकारी हो, इसके लिए सूचना का अधिकार अधिनियम हमें प्रत्येक सामान्य व्यक्ति को दिया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम में के विषय में हमारे विधिक सलाहकार महोदय हमसे ज़्यादा बताएंगे, लेकिन मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ आपको कि प्रायः कर लोक सेवक आरटीआई कार्यकर्ता को इतना अधिक अमाउंट दे देते हैं उनकी प्रतियों को देने के लिए ताकि वो उसको जमा ना कर पाए। ऐसा एक प्रकार की टेंडेंसी बन गई है। एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को बोल देता है कि उसको 10,000 का अमाउंट बता दो, 5,000 का अमाउंट बता दो, या उसने जो भी सूचनाएं मांगी है तो उसको इतना बड़ा अमाउंट बता दो कि वो उसको भर ना पाए और भरेगा तो भी इतनी प्रतियों को देख नहीं पाएगा वो। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें आरटीआई में जो धाराएं दी गई है उसका पूरी तरह से ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे आरटीआई की धारा 2J1 है, जिसके माध्यम से हम प्रत्येक शासकीय कार्यालयों का फाइलों का अवलोकन कर सकते हैं। अवलोकन का शुल्क हालांकि हमें अलग से देना पड़ता है, लेकिन हम वहां जाके अवलोकन करके जो हमारे काम के कागज हैं वो कागज ले सकते हैं। धारा 2J3 के अंतर्गत हम वहाँ का सैंपल ले सकते हैं। जैसे कोई रोड बन रही है या किसी आंगनवाड़ी में गए अपन तो आंगनवाड़ी के भोजन का सैंपल ले सकते हैं। ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2J1 के अंतर्गत 2J3 के अंतर्गत हम ले सकते हैं। इसी प्रकार किसी विशेष परिस्थितियों में जहां आदमी की सुरक्षा स्वतंत्रता का हवाला हो, उस जगह पे हम आरटीआई की धारा 7 के अंतर्गत 48 घंटे में सूचना प्राप्त करने के लिए
पीआईओ को आवेदन कर सकते हैं। उन्हें 48 घंटे में ही हमें सूचना देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अन्यथा की स्थिति में 48 घंटे के बाद हम प्रथम अपील लगा सकते हैं और उसके 48 घंटे के बाद में हम द्वितीय अपील लगा सकते हैं। डायरेक्ट भी हम अपील लगा सकते हैं धारा 18 के अंतर्गत, जब हमें इस प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो कि हमें डायरेक्ट सूचना राज्य सूचना आयोग जाना है, तो धारा 18 के अंतर्गत हम राज्य सूचना आयोग को डायरेक्ट आवेदन दे सकते हैं। इसके अलावा अन्यथा हमें जिस अधिकारी को, जिस पीआईओ को हमने आवेदन दिया है, उसके ऊपर वाले अधिकारी को धारा 19 के अंतर्गत आवेदन करना पड़ेगा और प्रथम अपील करना पड़ेगा कि महोदय, हमें सूचनाएँ प्राप्त नहीं हुई है। निर्धारित समय इसका 30 दिन का रहता है, तो ये 30 दिन में हमें सूचनाएँ प्राप्त होनी चाहिए, अन्यथा की स्थिति में हमें सारी सूचनाएँ 30 दिन गुज़रने के बाद निःशुल्क प्राप्त होगी। मुख्य बात ये है, मैं अब हम सभी लोग जिस संस्था के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, वहाँ लोक सेवकों से प्रायः कर हमारा एक प्रकार से वैर बन जाता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की अधिकारों के लिए हम उनसे लड़ाई लड़ते हैं। लड़ाई लड़ने के लिए हमें आरटीआई कानून बहुत ज़्यादा सहायक होता है। अब ये आरटीआई कानून कब लगाएँ, क्यों लगाएँ, कैसे लगाएँ, कहाँ लगाएँ, इन 4 बातों का हमें प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। हम स्वतंत्र संस्था हैं, शासकीय कार्यों में जहाँ पे हमें अनियमितताएँ दिखती है, उस जगह पर कब, मतलब जहाँ पे हमें अनियमितताएँ दिख रही है, स्वेच्छा से हम उस जगह पे आरटीआई लगा सकते हैं। क्यों लगाएँ? क्योंकि हम सामने वाले अधिकारी से अगर बात करेंगे, तो हमें उस विषय की सारी जानकारी होना चाहिए। जानकारियाँ कैसे प्राप्त होगी? आरटीआई आपने लगा ली और सारे दस्तावेज़ आपके पास प्राप्त हो गए। अगर किसी रोड की ली है तो उसकी चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, कितना मापदंड होना चाहिए, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपके पास हो जाएगी। कैसे लगाएँ? प्रायः कर लोगों को ये नहीं मालूम है कि आरटीआई लगाते कैसे हैं। जिस प्रकार अपन स्कूल में छुट्टी के लिए आवेदन देते हैं, उसमें अपन विषय में लिखते हैं हमें 2 दिन की छुट्टियाँ चाहिए है। इसी प्रकार अगर आपको अधिनियम नहीं मालूम है, कोई धारा नहीं मालूम है, तो भी आप एक सामान्य कागज़ पे सामान्य एप्लीकेशन जिस अधिकारी के नाम पे लिखना है, प्रति श्रीमान कार्यपालन अधिकारी महोदय, विषय सूचना के अधिकार के अंतर्गत, और अपना विषय लिख के, और डॉक्यूमेंट आपकी आईडी लगाना आवश्यक रहता है। संपर्क का एक सूत्र होना चाहिए ताकि अधिकारी आपसे संपर्क करके आपको सूचनाएँ प्रदान कर सकें। उसकी शुल्क ₹10, प्रत्येक राज्यों में अलग-अलग शुल्क निर्धारित की गई है। मध्य प्रदेश जी, में ₹10 का है, तो वो जी, ₹10 होना चाहिए। बस बिल्कुल। इतनी जानकारी मेरे हिसाब से उचित है, और फिर हमारे विधिक सलाहकार इसकी विशेष बारीकियों से जानकारी देंगे। हाँ, एक बात और विशेष मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि कई बार आरटीआई की जानकारी हमें राज्य सूचना आयोग में पहुँचने के बाद भी प्राप्त नहीं होती, उसमें 1 साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग जाते हैं। इस स्थिति में हम इस आवेदन को उपभोक्ता संरक्षण फ़ोरम में भी लगा सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पीडीएफ डाली थी, राजस्थान का एक विषय था जिसमें आईटी कमिश्नर के ऊपर एक व्यक्ति ने आरटीआई लगाई थी और उनसे हर्जाना भी वसूल कर लिया था। मतलब मानसिक प्रताड़ना, वाद व्यय का और शारीरिक क्षति का उनने 50,000 रुपए हर्जाना वसूल किया था, और शासन ने उनको 1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया था। हर्जाना और जुर्माना दोनों राशियाँ अलग-अलग होती है। इसके साथ में इंस्ट्रक्शन भी दिए थे कि अगर माँगी गई जी, सूचना बिल्कुल। 15 दिन के अंदर नहीं दी जाती है, तो प्रत्येक दिन ₹500 का उन पे फिर हर्जाना लगेगा। जो सूचना अधिकारी है,
अगर जी, वो 15 दिन के बाद में जानकारी नहीं देता है, तो हर दिन का 500 रुपए के हिसाब से जब तक के वो सूचनाएँ नहीं देंगे, तब तक उनको हर्जाना बिल्कुल, देना पड़ेगा। तो आरटीआई में अगर हमें राज्य सूचना आयोग तक के सहायता नहीं मिलती है, तो हम फ़ोरम का भी उपयोग कर सकते हैं बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अपनी कार्यों को अंतिम रूप दे सकते हैं। बस ठीक, इतना कहकर मैं अपने समय की बाध्यता को देखते हुए अपने विषय को यहीं विराम देता हूँ। सभी सदस्यों का बहुत-बहुत आभार जिन्होंने इस वेबिनार में जी मुझे सर। विशिष्ट अतिथि का पद दिया। प्रभात सर को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी को जी सर, नमस्कार। बहुत-बहुत जी सर। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने संक्षिप्त में सूचना के अधिकार अधिनियम पर अपनी बातें रखी। अब मैं विस्तार से चर्चा करने के लिए मैं आमंत्रित करूँगा माननीय महावीर पारेख सर को। आप आएँ और बेसिक जानकारी लेटर लिखते समय, आरटीआई लगाते समय क्या उन मूल बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए जिससे हमें सही रूप से जवाब प्राप्त हो सके। जवाब प्राप्त होने में कई प्रकार के टाल-मटोल भी होते हैं। कई बनावटी जवाब और कई बार जवाब भी प्राप्त नहीं होता जो हम माँगना चाहते हैं। तो इस सभी से बचने के लिए आपके जो जीवन में आपने 15,000 से ज़्यादा आरटीआई फाइल करी है, उसमें जो आपके अनुभव रहे हैं, वो हम सभी के समक्ष साझा करें। माननीय महावीर पारेख सर, कृपया आपका माइक ऑन करें और हम सभी को मार्गदर्शित करें। नमस्कार सभी साथियों को, जय हिंद। अगर पॉसिबल हो तो वीडियो भी ऑन कर सकते हैं सर। सभी एनएचआरसीसी के साथियों को जय हिंद, जय भारत। जैसा कि अभी हमारे मुख्य वक्ता ने जो बात कही आरटीआई के बारे में, तो उस पर अपन खास चर्चा करेंगे अपने लिखने से लेकर के अंत तक। जब हम आयोग तक पहुंचते हैं उसके बारे में कुछ बारीकियों के बारे में अपन जानकारियां लेंगे। जैसा कि हमें सब लोगों को पता है कि जब हम किसी आरटीआई एप्लीकेशन को लिखते हैं तो लिखते समय हमें बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। हमने शुरुआत में जब आरटीआई का आवेदन जब लिखना शुरू किया, तब हमारे दिमाग में एक चीज बैठती है और वो हमारे स्कूली जीवन से लागू हो जाती है कि हम आवेदन को लिखते समय सर्वप्रथम लिखते हैं सेवा में श्रीमान। तो हमें इस सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम जनता है और जनता हमेशा मालिक होती है और मालिक को कभी सेवा में का लिखने का सवाल ही नहीं उठता। ये अंग्रेजों के जमाने का की देन है जिसमें हम लिखते हैं सेवा में। तो सेवा में की जगह आप प्रति लिख सकते हैं, प्रेषित लिख सकते हैं, प्रिय लिख सकते हैं। तो जो भी आपको उचित रहे वो शब्द लिख करके अपनी बात को शुरू करें। सूचना के अधिकार में 2005 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उसका एक फॉर्मेट हो और उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपन लिखे। एक सिंपल पर कागज पे हम लोग इस बारे में सूचना के अधिकार की एप्लीकेशन लिख सकते हैं, अपने सवाल और जवाब लिख सकते हैं। यहां तक कि कानून तो ये कहता है कि अगर आपको इस बारे में लिखना नहीं आता है, आप अनपढ़ है, आपके पास में कॉपी और पेन नहीं है, तो आप जिस पीआईओ के सामने बैठते हो उस पीआईओ को कह सकते हैं कि श्रीमान जी, मेरा एक सूचना के अधिकार से आवेदन लगाना है और उस आवेदन का मैं अनपढ़ हूं, मुझे लिखना नहीं आता है, मेरे पास में कागज पेन नहीं है। तो वो पीआईओ का फर्ज बनता है कि वो आपके आवेदन को लिखे। लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए हमें इन परिस्थितियों पे गुजरना बड़ा भारी हो सकता है। साथ साथ में हम आवेदन लिखने के साथ साथ में हमारे साथ में जो वर्तमान परिस्थितियों है आरटीआई कार्यकर्ताओं के प्रति लोगों का जो रुझान है, उसको देखते हुए हमें हमारे शरीर और हमारे मानसिक दोनों चीजों को हमें देखना होगा। क्योंकि वर्तमान परिस्थिति यह कहती है कि वो आरटीआई लगाने वाले आरटीआई कार्यकर्ता पे आए दिन हमले हो रहे हैं। हमें देखने को मिल रहा है कि आज उस आरटीआई कार्यकर्ता पे हमला हो गया, आज उस आरटीआई कार्यकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज हो गया, उस आरटीआई कार्यकर्ता पे विभाग ने मारपीट कर ली, उसमें देशद्रोह का या राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करवा दिया। तो हमें ये बहुत सारी अब चीजें, जब सूचना का अधिकार लागू हुआ था उस समय का और इस समय का दौर जो है
वो बहुत बदल गया। तो हमें अब बहुत सावचेत और बड़े सावधानी से आवेदन करना होता है। और मैं तो मानता हूं कि आवेदन को आप कहीं किसी कार्यालय में जाने की बजाय आप बाय पोस्ट और बाय मेल के माध्यम से आवेदन करें तो बहुत बेहतर है। अब सबसे पहले यह आता है कि हम लोग आवेदन ऑनलाइन करें तो कैसे करें। हर एक राज्य का एक पोर्टल बना दिया है, पोर्टल के माध्यम से करें तो और बेहतर है। अगर पोर्टल के माध्यम से नहीं करें तो हम ये कहते हैं कि आपका आवेदन आप बाय पोस्ट कर सकते हैं। बाय पोस्ट न करके अगर आप ऑनलाइन का माध्यम करते हैं तो संबंधित विभाग के संबंधित पीआईओ का अगर आपके पास में मेल आईडी है तो आप मेल भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, मेल करते समय आप पोस्टल ऑर्डर का उपयोग नहीं कर पाएंगे। पोस्टल ऑर्डर की जगह आपको दो चीजें और लेनी पड़ेगी। पोस्टल ऑर्डर की जगह या तो आप ऑनलाइन चालान काट सकते हैं या फिर आप ईएमओ लगा सकते हैं। ईएमओ इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध होता है और वो ईएमओ आपको एक सुरक्षा और दे देता है। आपके आवेदन से पहले आपका ईएमओ वहां पहुंचता है और अगर ईएमओ जैसे ही पहुंचता है तो संबंधित अधिकारी आपको कॉल भी कर लेगा कि आपका एक 10 रुपए का मुझे ईएमओ मिला है, तो वो किस अकॉर्डिंग भेजा आपने। तो आप उसमें कह सकते हो कि आपके मेल आईडी पे मैंने आपको एक आवेदन भेजा है सूचना के अधिकार से और उसका ये फीस है। ऐसा करके आप उसको, ये एक तरह का आपके पास में आइडेंटिटी बन जाती है कि आपका आवेदन वहां पहुंच चुका है। हमें सूचना के अधिकार से पत्र आवेदन लिखने के समय और हमें सूचना मिलने का जो बीच का जो समय है वो कानून में 30 दिन का लिखा है। अगर 30 दिन के मध्य हमें सूचनाएं नहीं मिलती है तो हम स्वतंत्र हैं प्रथम अपील लगाने के लिए। अब प्रथम अपील में आपको हालांकि 30 दिन का समय मिलता है लेकिन हम लोग उसको 45 दिन का मान के चलते हैं। हमारी कॉरस्पॉन्डिंग के अकॉर्डिंग अगर 15 दिन हम अक्सर दे देते हैं तो आने वाले समय में हमें किसी चीज की कमी नहीं खलेगी। 15 दिन हमने एक्सटेंड दिया, टोटल हम आवेदन के बाद से आवेदन का 30 दिन, अपील का प्रथम अपील जो लगाते हैं उसका 45 दिन, यानी हम 75 दिन का वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। उस इंतजार के बाद हमारे पास में दो ऑप्शन खुलते हैं। पहला ऑप्शन आपका ये होता है कि आप द्वितीय अपील यानी सेकंड अपील आयोग में कर सकते हैं। आपके संबंधित आयोग जो आपके हैं, बिहार का आयोग है तो बिहार में, यूपी का है तो यूपी का, राजस्थान का है तो राजस्थान का, हरियाणा का है हरियाणा का, संबंधित राज्य के आयोग में आप अपनी सेकंड अपील दाखिल कर सकते हैं। प्रथम अपील आपको दाखिल करते समय आपको दो चीजों का ध्यान रखना होता है। पहला आपको यह होता है कि आपने जो आवेदन किया था उस आवेदन की एक प्रति प्लस आपने जो शुल्क अदा किया था उस शुल्क की एक प्रति, आपने अगर ऑनलाइन किया है तो उसका हवाला, और अगर आपने ऑफलाइन बाय पोस्ट किया है तो उसका हवाला उसमें लिखना जरूरी है। अगर आपने पोस्टल ऑर्डर लगाया है तो पोस्टल ऑर्डर की प्रमाणित प्रति उसकी फोटोकॉपी साथ में लगानी जरूरी है। अब अगर आप द्वितीय अपील करते हैं, सेकंड अपील में जाते हैं, तो आपको अपना आवेदन प्रथम अपील किया जो डॉक्यूमेंट आपने डाले थे वो डॉक्यूमेंट प्लस आपने प्रथम अपील के जो डॉक्यूमेंट डाले थे वो भी सेकंड अपील में उनको एज ए प्रूफ के तौर पे आपको पेश करना होता है। ये सेकंड अपील का प्रावधान। अब आप दूसरा जो ऑप्शन है उसके लिए आप सेकंड अपील में जाने की बजाय आप किसी पुलिस स्टेशन पे पीआईओ और प्रथम अपील अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। अभी आप ये कहेंगे कि साहब मुकदमा दर्ज कैसे होता है? मुकदमा दर्ज इसमें ऐसा होता है कि प्रथम पीआईओ और प्रथम अपील अधिकारी दोनों ने मिलकर के एक
षड्यंत्र रूप के तौर पे हमें सूचना न दे करके अपने कर्तव्यों का पालन, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने धारा 166 और 166 ए, 167, 217 और 120 बी, इसमें उन्होंने गुनाह कर लिया है और उस गुनाह के अकॉर्डिंग आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। भारत में अब तक हम लोगों ने, लीगल एम्बिट की टीम ने अब तक 24 मुकदमे दर्ज करवाए इसके अकॉर्डिंग, और भारत में एक नई क्रांति लाने का काम किया। हम चाहते हैं कि पूरा भारत का जो आरटीआई कार्यकर्ता है, वो आरटीआई कार्यकर्ता एक वकालत के तौर पे, एक वकील के तौर पे जनता के सामने पेश हो जाए और समाज को सुधारने में अगर सहयोग करे, तो हम जानते हैं कि हमारा संगठन का जो औचित्य है वो सही तरीके से जनता के हित में और जनता के काम आने वाला बन जाएगा। अब ये कई साथियों के सवाल रहेंगे कि इसमें कि साहब प्रथम अपील के बाद में हम आयोग में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। आप आयोग में भी जा सकते हैं, स्वतंत्र है। आयोग में जाने के बाद भी आप एफआईआर दर्ज करवाने के लिए अपने आवेदन पुलिस स्टेशन में दर्ज कर सकते हैं। अब हम सेकंड अपील जाने के बाद में ये दर्ज करते हैं, तो कई साथियों के सवाल होंगे कि हम ये कैसा कर सकते हैं। इसमें हम, जब हमारे पास में पुलिस की छानबीन होगी, उस समय हम एक चीज कह सकते हैं कि साहब हमारा औचित्य या हमारा जो काम करने का मन था, वो हमारा कभी भी इस पीआईओ या प्रथम अपील अधिकारी के प्रति दुराचारी नहीं थे। हम ये चाहते थे कि हमें सूचना मिले, लेकिन आप लोगों ने षड्यंत्र करके हमें सूचना नहीं दी, इसलिए हमें मजबूरन आपके जो पदीय कर्तव्य है उनकी अनुपालना में हमने ये एफआईआर दर्ज करवाने के लिए हमारा आवेदन किया है। हमने आयोग में भी भेजा है कि ये ऐसा है, तो अगर हमारा मनसूबा या हमारा मन गलत होता तो हम द्वितीय अपील भी नहीं करते, लेकिन हमने द्वितीय अपील भी की है और ये आपके ये खिलाफ भी किया है। इन दोनों के आवेदनों के लिखने के तरीके को अगर अपन समझेंगे तो पूरा का पूरा हमारा जो फॉर्मेट है उसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी चाहिए हमें। हम आरटीआई एप्लीकेशन लिखते समय, पत्र जब लिखते हैं, तो उनका क्या, क्यों, कब, ये कैसे, कहाँ, ये सब शब्द है। हालांकि हमें यही शब्द लेना है, लेकिन इन शब्दों को थोड़ा सा घुमा करके लेना है। अब कोई ये कहता है कि साहब कब कब का लिखना है, अगर हम उसे सवाल करना है तो हम कब लिख दिया तो सवाल का जवाब नहीं देगा। अब इसी आवेदन को अगर अपन ये लिखें उदाहरण के तौर पे कि हमारे इस शहर में ये यहां से यहां तक जाने वाली सड़क का आपने जो पैमाना लिया था वो क्या था। अब क्या था ऐसा बोलते ही वो अपने आवेदन को रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर अपन इसको ये लिखे कि हमारी सड़क को बनाने में आपका जो पैमाना था, उस पैमाने की प्रमाणित प्रतिलिपि हमें उपलब्ध करवाए। बात दोनों में एक ही है, लेकिन हमने कब को हटा दिया। लिखने के तरीके में थोड़ा सा अपन ने परिवर्तन किया है। कब को हटाते ही हमारा जो आवेदन है वो इस बहाने को लेकर के रिजेक्ट नहीं कर सकते कि हम, आपने प्रश्नात्मक सवाल किया है या सवालात्मक आपने आवेदन किया है, इसलिए आपका आवेदन खारिज किया जाता है। यह आरटीआई एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि आप प्रश्नात्मक कोई भी या सवालात्मक कोई भी आवेदन करेंगे तो आपको पीआईओ जवाब नहीं देगा। हालांकि आरटीआई ही प्रश्नात्मक ही है, लेकिन उसको घुमा करके अगर लिखते हैं तो हमें एक स्वैच्छिक तरीके से, बढ़िया तरीके से जवाब मिल सकता है। और जब आगे की हम कार्रवाई करेंगे तो हम कभी डिफॉल्टर नहीं होंगे। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। पत्र को लिखते समय क्या, क्यों, कब, ये जो आदि शब्द हैं, इन शब्दों को थोड़ा सा घुमा करके ले लें। अगर किसी साथी को कभी कहीं प्रॉब्लम आती है आरटीआई लिखने में, तो आप बेसिकली फ्री हैं। मेरे नंबर आप सब लोगों के पास में होगा। हमारे संगठन के साथियों के प्रभात जी के पास में है, प्रभात जी से ले सकते हैं। आप आवेदन लिखने में बेसिक
हमारी सहायता ले सकते हैं। और मैं तो आपको ये कहता हूं कि आपको मेरी सेवाएं आपको 24 घंटे मिलती रहेगी। अगर किसी साथी को कोई आवेदन चाहिए तो बिल्कुल लिख सकता है। फिर भी अगर किसी साथी को इन केस में मेरे पास में वो नहीं आ सकते तो मैं जो हम लोग राजस्थान में मिलकर के एक भारत भर में एक एनजीओ चलाते हैं, जो जिसको एनजीओ तो नहीं कह सकते लेकिन एक संगठन चलाते हैं, और उस संगठन का नाम है लीगल एम्बिट। लीगल एम्बिट की आप वेबसाइट पे www.legalambit.org पे जाके आप आवेदन, प्रथम अपील, द्वितीय अपील करने का तरीका, प्रथम अपील करने का तरीका, आवेदन लिखने का तरीका, आपको 100 जब आपको एफआईआर दर्ज करनी है तो एफआईआर दर्ज करने का तरीका 154(1), 154(3), 156(3), ये सब वहां पे मिल जाएंगे। और जितने भी हमें आवेदन किए हैं उन आवेदनों की कॉपियां मिल जाएंगी। अब आगे अपन चल करके अगर बात करें तो हम इस एक्ट में जनरली अभी हमें आरटीआई कार्यकर्ताओं को सरकार के जो पीआईओ और अपीली अधिकारी या आयोग हैं वो हमारे खिलाफ जाकर के काम कर रहे हैं। अब उसका काम खिलाफ जाने का कारण यह है कि हम आयोग नीचे से लेकर ऊपर आयोग तक बैठे जो लोग हैं सब लोगों ने सेटिंग बना करके काम कर रहे हैं। उनकी मिली भगत इतनी जबरदस्त हो गई है कि हमें आरटीआई कार्यकर्ताओं को कहीं पास में भी नहीं रुकने दिया जाता। उसका कारण सबसे बड़ी कमी है हम लोगों का संगठित न होना। अगर मुझे कुछ जानकारियां मालूम है तो मैं ये चाहूंगा कि मेरी जानकारियां किसी दूसरे को नहीं बताऊं मैं, और आरटीआई कार्यकर्ता को इसकी जानकारी नहीं होने के अभाव में वो मारा जाता है, उसके साथ में कई मुकदमे दर्ज करवा दिए जाते हैं। वर्तमान परिस्थितियां ये कहती है, अपन देखते आ रहे हैं कि बहुत सारे साथियों पे मुकदमे दर्ज है। हम लोगों ने भी ये मामले दर्ज होने से कगार पे पहुंचे हैं, लेकिन 2009 से लेकर के 2015 तक हमने ये चीजें सीखी थी। तब जाकर के हमने उन मुकदमों से बचने के लिए 2015 में काफी चाहूंगा बहुत सारे यत्न किए थे पीआईओ ने, अपीली अधिकारी ने, आयोग में कि इन पे मुकदमे दर्ज करवाए जाए। लेकिन हमने हमारा संक्षिप्त जो लीगल एम्बिट का एक संगठनात्मक ढांचा तैयार किया था वो इसीलिए किया था कि भारत भर के जो आरटीआई कार्यकर्ता है उन आरटीआई कार्यकर्ताओं को हम होने वाले नुकसानों से कैसे बचा सकते हैं, हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले आरटीआई लगाने से पहले हमारे अपने आप की तरफ झांकना होगा कि मुझे आरटीआई लगाने के लिए कभी भी किसी कार्यालय में जाना नहीं है। वर्तमान परिस्थिति के अकॉर्डिंग हमें किसी कार्यालय का निरीक्षण करना ही नहीं चाहिए। ये हमारा अनुभव ये कहता है, वर्तमान परिस्थिति ये कहती है कि अगर आप कार्यालय में निरीक्षण करने जाएंगे तो हो सकता है आप पे राजद्रोह का, यानी आप पे राजकोष को नुकसान पहुंचाने का या राज को नुकसान पहुंचाने का, आप पे राजकोष राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो सकता है। हमें किसी से छेड़खानी का मुकदमा दर्ज हो सकता है, किसी पे मारपीट का मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो हमें इन चीजों से वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए लगभग हमें 90% ऑनलाइन का काम करना चाहिए। ऑनलाइन के लिए मैं प्रभात जी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले समय में हमें ऑनलाइन आरटीआई कैसे लगानी चाहिए और हमें आरटीआई ऑनलाइन लगाते टाइम चालान कैसे काटने चाहिए। अगर हमारे संगठन में कोई नहीं है तो लीगल एम्बिट में एक हमारे आईटी एक्सपर्ट है एडवोकेट हरदीप जाखड़, जो इस पूरे भारत के जानकारियां रखते हैं कि आरटीआई आवेदन कैसे लगाना होता है, चालान कैसे काटना होता है और चालान काट करके उसकी प्रतियां कैसे संलग्न की जाती है। तो एक दिन हम हरदीप जाखड़ का भी प्रोग्राम रख सकते हैं। बिल्कुल वो हम साथियों को बिल्कुल इस बारे में जानकारियां उपलब्ध करवा देंगे। तो ये आगे का ऑप्शन है, प्रभात जी अगर चाहेंगे तो करेंगे। आरटीआई में अब
किसी साथी को अगर कोई इस बारे में सवाल जवाब हो तो बिल्कुल वो कर सकते हैं। किसी साथी को अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई जानकारी उसको समझ में नहीं आई हो तो बिल्कुल वो नो डाउट पूछ सकता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी संक्षिप्त में हम सभी को बहुत सारी जानकारी दे दी। सर्वप्रथम सवाल के लिए मैं निशांत थर्ड सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। आपके कुछ सवाल थे तो कृपया सर आप पूछ सकते हैं। निशांत हेलो थर्ड सर, क्या आप पूछ जी पा रहे हैं? जी जी, मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर, आ जी रही जी है। निशांत जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही आपकी आवाज आ रही है। न, एक मिनट सर, न, न, इसके अलावा हाँ अन्य सभी पदाधिकारियों से मेरा निवेदन है कि आपके सवाल हैं तो आप राइज हैंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ से आपका नाम लेने में मुझे आसानी होगी। तो आपके किसी भी पदाधिकारी के सवाल हैं तो आप राइज हैंड के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। जी सर, आप पूछ सकते हैं तो सवाल। सर कई बार हम देखते हैं कि जो भी ऑफिसेज होते हैं, जो पीआईओ का ऑफिस है, तो हमें कई बार ये पता नहीं चलता है कौन पीआईओ है, और ना कि ऑफिस में कोई भी ये लगा के रखते हैं कि ये पीआईओ है या कोई जो नोटिस बोर्ड पे है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं सर? निशांत जी, इसमें एक बहुत सारा अच्छा सा प्रावधान अपने एक्ट में लिखा है कि अगर आपको किसी चीज का या किसी पीआईओ का पता नहीं है तो आप उस विभाग के अपर ग्रेड के अधिकारी को, यानी अगर आप सपोज करो वीडियो को आप आवेदन लिख रहे हैं तो आप वीडियो को लिख सकते हैं और वीडियो को नीचे एक छोटी सी लाइन लिख दे कि अगर संबंधित पत्र आपके विभाग से न हो नहीं सर, मैं तो वो आप समझ गया सर, मैं वो समझ गया सर कि मतलब अगर वीडियो को नहीं लिख के हम डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को भी लिख सकते हैं, वो अपना वो उस डिपार्टमेंट को वो भेज दिया जाएगा। लेकिन जी सर जी इनको कंपेल करना है, इनको मतलब जो आरटीआई का जो एक्ट है इनको खुद को भी पता नहीं है, इवन जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है उसको भी नहीं पता रहता है, क्योंकि इनको पता नहीं है कि आरटीआई में पहला अपील करने के लिए हर एक आदमी को ऑप्शन देना चाहिए, उसका नीचे एड्रेस भी लिखना चाहिए, जो कि कभी ये लोग लिखते ही नहीं है। खासकर हमारे आसाम में मैंने देखा है कि नीचे में बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट निशांत जी, बिल्कुल इस बात में बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। ऐसा एक प्रावधान भी है कि अगर कोई अधिकारी, मैं हाँ आपकी बात को एक थोड़ा सा बताऊं, हाँ कोई अधिकारी अगर अपने प्रथम अपील या अधिकारी का नाम ना लिखता हो या फिर अपना पत्र व्यवहार करते समय अपना नाम और डेजिग्नेशन नहीं लिखता हो तो भी वो क्राइम है, उसको भी राइट। अपन उसके खिलाफ चालान चैलेंज कर सकते हैं अपन। तो ये और हमें हमने कहाँ? राजस्थान में मुकदमे करवाए हैं ऐसे। नहीं सर, ये हमें किसको लिखना पड़ेगा? या तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को या किसको करना है, या एसआईसी को लिखना पड़ेगा जो राज्य सूचना अधिकारी है? नहीं, अगर आपको पीआईओ का पता नहीं है तो संबंधित विभाग के अपर ग्रेड के या सीनियर अधिकारी को आप पत्र लिख अपना एप्लीकेशन डाल सकते हो। वो 6-3 में 100% ट्रांसफर करेगा। अगर 6-3 में ट्रांसफर नहीं करता है, मैं आपको बताता हूँ, 6-3 में अगर वो ट्रांसफर नहीं करता है तो 30 दिन का अपने पास में, हमारे हिसाब से वही अधिकारी उसका पीआईओ है और हम उसके खिलाफ ही कार्रवाई करेंगे आगे की। नहीं सर, मैं ये समझ गया सर। ये बात, मेरा कुछ प्रश्न ये है सर कि इस लॉ को हमको इम्प्लीमेंट करवाना है कि हर एक ऑफिस में नोटिस बोर्ड में पीआईओ का नाम होना चाहिए। सर उसके लिए हम बिल्कुल इसके लिए। जी जी सर। हार्दिक जी, मैं इसको कंप्लीट करूं, इनके सर का जो क्वेश्चन है इनको। बिल्कुल बिल्कुल हार्दिक जी, आप करो। सर बाबू जी जो कह रहे हैं ना कि अगर प्रथम अपील अधिकारी के नाम और एड्रेस का नहीं बताया गया तो क्या करना है? जी आप उसी को लिखो। क्या करना नहीं है सर? मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ सर, आप एक सेकंड सुनिए। आप उसी अधिकारी को लिखो और उसी अधिकारी को अपील भेजो उसी एड्रेस पे, और उसको लिखो कि चूंकि आपकी ये ड्यूटी बनती थी कि आपके प्रथम अपील अधिकारी के बारे में सूचना देने का आपका परम कर्तव्य था, जो कि आपने नहीं निभाया, इसलिए मेरे इस आवेदन को अपने प्रथम अपील अधिकारी के पास पहुंचाने की भी ड्यूटी आपकी है, इसलिए इस पत्र को अपने प्रथम अपील अधिकारी के पास पहुंचाना सुनिश्चित करें। उसी की ड्यूटी लगा दो आप ये। सर मैं ये समझ गया सर। आप सर मेरा क्वेश्चन समझे नहीं, मैं क्या चाह रहा हूँ सर।
लॉ ये कहता है कि उनको नोटिस बोर्ड में हैंग करना हर एक डिपार्टमेंट को, चाहे म्यूनसिपलिटी हो, बीडीओ हो, कि ये हमारा पीआईओ ऑफिसर है, इसको आप लगा सकते हो, जो कि देखिए कहीं भी ऑफिसेज में नहीं होता है सर। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए क्या है कि नियम बहुत सारी चीजें कहता है, लेकिन वो हर नियम फॉलो नहीं हो रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। तो हम वो तरीका देखें जहां से हमारा काम हो सके, जैसा कि आप भी सर ने बताया कि हम उसी प्रभा अधिकारी जी, को देख सकते हैं जी। प्रभा जी, वहाँ पे फिर सरदार आईपीसी आ जाएगी सर। प्रभा जी, सरदार तारा सिंह जी जुड़ नहीं पा रहे हैं, काफी मशक्कत कर रहे हैं वो। जी सर मैं देख रहा हूँ। जैसे फर्स्ट एफिलिएट का नाम नहीं लिखते हैं ये लोग, तो उसको हम लोग कैसे एम्प्लाई कराए कि ये लोग ये नाम लिखना शुरू करें। इनको पता नहीं है कि लिखना है या नहीं लिखना, मेरे को ये नहीं पता, लेकिन हम किसको भेजे पत्र कि आपके इस ऑफिसर को आरटीआई लगाना नहीं आता, आरटीआई का जवाब देना नहीं आता है, कि फर्स्ट एफिलिएट का नाम होना चाहिए आरटीआई के जवाब में। सर हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिख सकते हैं, डीसी को। जी डीसी को लिख डीसी सकते हैं को। सर। और जिस विभाग में आपने लगाई है ना, जिस कार्यालय में, मान लो आपने बाड़मेर में लगाई है, हाँ। इसमें आपने एसडीएम को लगाई है, एसडीओ को लगाई है, तो उस डिपार्टमेंट में, उस ऑफिस में जो सीनियर अधिकारी ना सबसे बड़ा, उसको जी। लगाओ आप। उसको बताए कि आपके अधिकारी को नहीं पता आरटीआई कैसे रिप्लाई दिया जाता हाँ, है। इसकी ट्रेनिंग कराओ। अगर इसकी पहले हुई है तो पता करो इसने ली थी या नहीं ली थी। जी जी जी। सर दूसरी सर, दो चीज पे आप और एक बार थोड़ा डालिएगा। एक तो एफआईआर, और एक सर जो रोड बनाने वाले के टाइम में अपने जो सैंपल कलेक्शन, ये दो पे आप एक बार फिर से चर्चा कीजिएगा सर, अगर टाइम हो तो। ये एफआईआर कैसे किया जाए और ये रोड सैंपल कलेक्शन कैसे लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ सर। रोड वाले और ये जो आप कलेक्शन की बात कर रहे हैं ना, ये मेरे हिसाब से अभी वर्तमान परिस्थितियों में सैंपल और ये जो लेना है, ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। बताने के लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है, बता देंगे एक्ट जो ये कहता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां ये कहती है कि 2009-10 तक का जो मामला था वो अलग था, लेकिन अब अगर हम सैंपल लेने जाएंगे तो संबंधित ठेकेदार के लोग हमारे साथ में बदसलूकी की जा सकती है। हमारे आत्मरक्षा करने के लिए बहुत सारे अपने को पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो हम लोग इसको अवॉइड करते हैं। अगर आप लोग ये कहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उसको जानकारी देने में मैं दे दूंगा। सैंपल लेने के लिए आपको एक्ट के अकॉर्डिंग तो जो तरीके तहत में आप बिल्कुल एक आवेदन लिख सकते हैं, और उसमें लिख सकते हैं कि मुझे संबंधित जो सड़क आपकी है या फिर आपका जो मकान बन रहा है पीडब्ल्यूडी के माध्यम से उसका है, या आप जो भी कार्य हो रहा है उस कार्य के संबंधित जो पीआईओ है उसको लिख सकते हैं कि मुझे वहां से एक सैंपल लेना है और मुझे सैंपल लेकर के उसकी जांच करवानी है। तो उसकी एक जांच के लिए आप आवेदन करेंगे तो वो आपको वो बुलाएंगे कि आज ये है, और उसमें आप सैंपल के अकॉर्डिंग जांच करने के लिए जो जांच कमेटी है वो जांच कमेटी को साथ में लेकर के आप कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थिति आपको परेशान कर सकती है। एफआईआर करवाने वाला जो तरीका है वो मैं मानता हूँ जी। सर माफी चाहूंगा यहीं पे। एफआईआर से पहले जो एक इसका था ना, सैंपल कलेक्शन वाला मैटर था ना, इसमें मैं एक लाइन और जोड़ना चाह रहा हूँ कि वो हमारे ऊपर छोड़ देंगे कि इसका जो एक्सपेंस है ना वो आपका है। एक्सपेंस बचा के चलो इस प्रकार से आवेदन तैयार करके कि आपको पहले एक चीज है, आपको कंफर्म होगी कि कोई भी आवेदन है ना, नहीं सॉरी, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है उसका हर बार मटेरियल का सैंपल लिया जाता है। आप जब उनका पिछला सर्टिफिकेट मांगोगे आपको वही नहीं मिलेगा। पहला काम ये करो कि आप मांगो, वो मिलेगा नहीं, तब आप उस डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी को लिखो कि चूंकि अब तक इसमें कोई सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं है, इसलिए आप इसका नमूना जांच कराइए, ताकि अपने ऊपर खर्चा ना आए। 100-200 रुपए में नहीं होना ये। पहले मांगो पीछे सर्टिफिकेट, वो काम जब हुआ है उस टाइम पे नमूना लिया गया था या नहीं लिया गया था। 99% आपको नहीं मिलेगा वहां पे सर्टिफिकेट। नमस्कार सभी को, मैं माफी चाहता हूँ, बहुत लेट जुड़ पाए हैं आज और काफी देर से तो मैं ट्राई ही कर रहा था।
जी सर, सरदार तारा सिंह सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। चूँकि हमारे वेबिनार की अपनी समय सीमा भी है, आप अंत में आए हैं, बिल्कुल आपका स्वागत है। और सर आप लास्ट में आप जो भी अपने वक्तव्य रखना चाहते हैं, रख सकते हैं सर। माननीय सरदार तारा सिंह सर। नहीं, वक्तव्य जैसा तो कुछ नहीं, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट इस बारे में बात करने वाला था, लेकिन आपकी मीटिंग का टाइम जो क्लोज हो रहा है, तो नेक्स्ट मीटिंग आप जब भी रखें, उसमें मैं जी। आपको इंश्योर करता हूँ कि रखें। आप चाहें तो कल रख लें। जी सर, हम अगले संडे को ज़रूर, अगले नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर रखना चाहेंगे। और उसमें क्या है, उसमें हम ऑनलाइन कैसे आवेदन करते हैं और ये चालान वगैरह की जो भी प्रक्रिया है, सारी चीज़ों का हम एक प्रेजेंटेशन लाकर यहाँ पर सभी पदाधिकारियों को दिखाना चाहते हैं। तो उस संदर्भ में हम आपको इनवाइट करेंगे, और आप अभी भी आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी जो भी विचार हैं हमारे समस्त टीम को मार्गदर्शित कर सकते हैं सर। देखिए, आजकल जो ट्रेंड एक देखने को आ रहा है इस एक्ट को लेकर, वो ये लेके आ रहा है कि एसपीआईओ आपकी जो हिंदी भाषी स्टेट हैं, उनमें मैंने देखा कि मैक्सिमम केसेस में कि इसमें कोई लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, इस बेस पे एप्लीकेशंस रिजेक्ट करते हैं। 81J और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट दो ऐसी चीजें जिनका सबसे ज्यादा दुरुपयोग आज की तारीख में एसपीआईओज कर रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये देखें कि आरटीआई एक्ट में लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट का क्वेश्चन केवल तब आएगा जब पहले एसपीआईओ ने इंफॉर्मेशन देने के लिए इरादा किया हो, फिर सेक्शन 11 में थर्ड पार्टी को इन्फॉर्म किया हो, थर्ड पार्टी ने उसको डिनाई किया हो, और उसके बाद लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट या उसके पर्सनल इंटरेस्ट को कंपेयर किया जाएगा। लेकिन बड़ी दुखद स्थितियां हैं कि जो कानून में है ही नहीं, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं एसपीआईओ। और एक्ट को बहुत सरलता से समझने की बजाय बहुत पेचीदा बनाने की हर कवायद जारी है। हम अगर सेक्शन टू सेक्शन इस बारे में बात करें और बहुत सरलता से इसे समझें, मैं चाह रहा था कि इसको जैसे लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट होता है तो लार्जर डिस्कशन की तरह से लिया जाए। तो नेक्स्ट मीटिंग में हम इसे लेते हैं। आज की तारीख में सवाल ये नहीं है कि आप फाइल कैसे करें, ऑनलाइन ऑफलाइन का क्या है। सवाल ये उठता है कि आपकी असली लड़ाई तो उसके बाद शुरू होती है। जी, उसको लेते हैं। बिल्कुल। लीगल एम्बिट का फ्लैग हमेशा आपके साथ है। ग्रुप के साथी आपसे जुड़े हैं, लीगल एम्बिट पूरी टीम के बहुत सारे साथी भी। तो नेक्स्ट टाइम इसको एक एक हिस्सा लेते हैं। एडवोकेट हरदीप जाखड़ भाई हैं, लीगल एम्बिट टीम हरियाणा हेड है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल में उनका बहुत अच्छा तजुर्बा है और अच्छा एक्सपीरियंस है। आदरणीय महावीर जी पारिक साहब, सीईओ लीगल एम्बिट आपसे जुड़े हैं। आपने मेरे ख्याल से हमारे पूरे ग्रुप में 20,000 प्लस एप्लीकेशंस फाइल करने के बाद इनका तजुर्बा, एप्लीकेशन फाइलिंग के तजुर्बा मुझसे भी काफी अच्छा है। राव धनवीर सिंह साहब, जो हमारे नेशनल हेड हैं, और मैं, हम लोग लीगल एस्पेक्ट्स पे इस बारे में आपसे रूबरू होंगे। तो नेक्स्ट मीटिंग के लिए रखते हैं। आज आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप सबका थैंक यू। ठीक है सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। ज़रूर हम निश्चित ही आगामी अगले वीक में या उसके अगले वीक में हम ज़रूर इस विषय पर एक बार फिर से वेबिनार रखेंगे, जहाँ पर हम इन बिंदुओं पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी के लिए हम कुछ 2-4 सवाल हमारे पदाधिकारियों को लेते हैं। आर्यन प्रजापत जी, आपके कोई सवाल आरटीआई अधिनियम से संबंधित हैं तो कृपया पूछ सकते हैं। आर्यन प्रजापत सर। हेलो, जी, आवाज़ आ रही है। गुड इवनिंग सर। सर मेरे को आरटीए के बारे में एक जानना था। जैसे हम लोग आरटीए लगाए तो अपना जो आइडेंटिटी है वो हिडन रख सकते हैं क्या? क्योंकि हम लोग ने एक स्कूल में प्रोग्राम किया था, ठीक है। सुनने में आया है वो स्कूल में 250 के आसपास स्टूडेंट है, लेकिन उनका जो कुछ भी सरकार की तरफ से मिलता है ना, वो लोग 50 to 60 स्टूडेंट्स का वो सारा दिखाते हैं, चाहे खाना हो या कुछ भी फूड वगैरह मिलता है। बाकी सबका पैसा वो लोग खा जाते हैं जो भी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आरटीआई करता हूँ तो ये आरटीआई में क्या हिडन रख सकता हूँ अपना नेम और आइडेंटिटी? ऐसा कुछ है क्या? नहीं, लॉ में इसको परमिशेबल नहीं है, क्योंकि भारत के नागरिक को ये प्रदान है, और आपसे संपर्क करने के लिए जो पता है वो जानना एसपीआईओ का अधिकार है। तो अगर आप अपनी आइडेंटिटी गुप्त रखें तो केवल निवेदन कर सकते हैं कि इसको डिस्क्लोज नहीं किया जाए, बट आपको उसे बताना जरूर पड़ेगा कि आप कौन है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बताना पड़ेगा। और अगर आप अपनी आइडेंटिटी गुप्त रखना चाहते हैं तो आप अपने किसी रिलेटिव से आरटीआई लगवा सकते हैं। आप सेम विषय वही रहेगा, आपका कोई रिश्तेदार है वो आरटीआई लगा सकता है, तो आपको जैसे जवाब भी लीगल मिल एम्बिट जाएगा। टीम हमारी इस तरह के काम करती है कि मान लीजिए कि बहुत लोकल एरिया और आपको वहां कोई किस तरह की परेशानी है, तो हम राजस्थान के एड्रेस से उसको लगाते हैं, या राजस्थान में कोई दिक्कत है तो हेडक्वार्टर हैदराबाद है, हैदराबाद से फाइल हो जाती है। तो आप इसको एक दूसरे के साथ टीम असिस्ट करके आपकी मदद कर सकती है।
हाँ जी, क्योंकि सर उसके प्रिंसिपल भी मान लो मेरे साथ अच्छा ही है, तो बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल, वो हाँ हो जाता है ना बिल्कुल सर, लगाने के लिए। लेकिन अब करे क्या, लेकिन ये देख भी नहीं सकते कि हम लोग ह्यूमन राइट्स से हैं, बिल्कुल तो आप हम लोग को आप भी अपने देखना अच्छा दूसरे, भी नहीं लगता। दो हाँ ढाई सौ आपके आपके रिलेटिव कोई हैं, आप उनके एड्रेस से आप लगा सकते हैं और इसमें आपको जवाब मिल जाएगा। अगला सवाल हनुमान राम सर का है। सर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपने सवाल कर सकते हैं, माननीय हनुमान राम सर। हाँ सर, मैं थोड़ी ये जानकारी चाहता हूँ ये कि 26 तारीख आ रही है ना परसों। जी हेलो। जी सर। हाँ प्लीज कैरी ऑन, सुन पा रहे हैं। हाँ, 26 तारीख को एक वो प्रथम अपील डाली थी मैंने कोई सूचना की, तो उन्होंने एससी साहब ने मेरे को बुलाया है, तो अपन को वहां पर क्या जवाब देना है या कोई पूछेंगे क्या वो? आपके लिए जाना जरूरी नहीं है, आप जाना चाहें तो जाएं, नहीं तो आप लिखित में भेज दें उनको, या आपके रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हैं, एडवोकेट को भेज सकते हैं, ये आपकी चॉइसेस है। आपके नहीं, लिए मैं कह रहा हूँ आपको उन्होंने मेरे नहीं को नहीं कॉल आप बोला था और नोटिस भी भेजा था। नहीं, वो आपकी चॉइस है, अगर आप जाना चाहें तो जाएं, आपको बाध्य नहीं कर सकते कि आपको जाना ही होगा। अच्छा। और आपको इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए ये तो आपसे कोई नहीं पूछ सकता, इवन कोर्ट भी नहीं पूछ सकती आपको कि ये इन्फॉर्मेशन आपको क्यों चाहिए थी। लेकिन वो उनका वो जो है ना पीएचडी, उनका कॉल आ रहा है कि आप लिखित में मेरे को दे दो कि भाई आपको अवेलेबल करवा दी और सोमवार तक हम आपको दे देंगे। नहीं, लिखित में आपको जब दे देंगे तो ही तो देंगे ना आप ये चीज तो कि मुझे उपलब्ध कराई है, उससे पहले कैसे देंगे? हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं वो मेरे को बार बार, वही बोल रहे हैं कि आप एक नहीं, बार मेरे को लिखित में दे दो कि भाई आप आप मेरे को इसका उपलब्ध मतलब करा देंगे, 2 दिन बाद में करवा दूंगा आपको। आप इसका मतलब समझते हैं, एप्लीकेशन आज की तारीख में आपको मिली नहीं है और आप ये लिख के दे देंगे मुझे सूचना उपलब्ध करवा दी गई है और मैं इससे संतुष्ट हूं, और अगला उसी लेटर को आपसे लेकर आपके खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज कर सकता है। हाँ, वही ये तो कब मैं दिया जानता हमने आपको? हूँ। जी सर। ठीक है, अगला सवाल, इसके अलावा भी कोई सवाल है क्या सर आपके? नहीं सर। ठीक है, केशव जी आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी अन्य पदाधिकारियों के कोई सवाल हैं तो आपके राइज हैंड के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो हमें आपका नाम लेने में से आसानी होगी। केशव जी क्या आप सुन पा रहे हैं? अगर आपके कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। धनंजय शर्मा सर। जी हाँ सर, नहीं है सर, मेरा नहीं है। जी, ठीक है। धनंजय शर्मा सर क्या आपके कोई सवाल है? ठीक है, लकी सिंह नेगी जी आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी धनंजय सर बताइए। जी धनंजय सर आवाज आ रही है। ठीक है, लकी सिंह सर, लकी सिंह जी आप अपने माइक को ऑन कर सकते हैं। जी सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सर मेरा ये एक प्रश्न था सर, पहले तो सभी को नमस्कार। सर मेरा प्रश्न ये था कि जैसे अभी सर ने बताया कि हम अपने उसमें आइडेंटिटी हाइड नहीं रख सकते, तो सर सिर्फ आइडेंटिटी हाइड ना रख के अपना नाम दे दें और हमारी मेल आईडी उसमें दे दें कि आप हमें मेल द्वारा जानकारी भेजें, हमारे पते पे जैसे हमें नहीं चाहिए, तो क्या हम अपने मेल आईडी पे वो जानकारी मंगा सकते हैं उनसे? ये मेरा सवाल था सर। नहीं, मंगवा सकते हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। अगर एसपीआई को ये डाउट हो कि आपका पता उसको चाहिए तो वो आपसे मांग कर सकता है, एक्ट में अपने आप लिखा हुआ है ये। और अगर वो उससे सेटिस्फाई है कि आपके नाम और ईमेल एड्रेस से वो प्रोवाइड करे तो दैट इज सफिशिएंट एनफ। ये एसपीआई का विवेक है उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और आप इसमें तो आप जैसा कि तारा सिंह सर ने बताया कि आप दूसरे जगह के एड्रेस से आप जानकारी मंगा सकते हैं, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। विनोद सर आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? आप यूपी से हैं आप सर। प्रभा जी इसी मामले में एक मिनट, प्रभा जी क्या बोल सकता हूँ बीच में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी ऐसा ही मामला एक बीकानेर में हुआ है। तो बीकानेर में जैसे आवेदन मैं कर रहा हूँ और किसी तीसरे के नाम से बीपीएल बन करके, और मेरी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग मेरा नाम भी विवेक है, सामने वाला का भी नाम विवेक है, सामने वाला बीपीएल में है और उसका बीपीएल कार्ड लगा करके मैंने आवेदन कर दिया, तो उन तीनों के खिलाफ अभी मुकदमे दर्ज हुए हैं।
बिल्कुल दूसरे के नाम पे नहीं करना, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल। वो एक्चुअली उस पीआईओ के विवेक पे है कि वो सेटिस्फाइड है कि नहीं, आप एड्रेस छुपा करके कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो वो अगर उस पर करेंगे तो करेंगे जी। देखिए नेक्स्ट। क्या है, आपके कोई मित्र दूर रहते हैं, आप उनके मित्र से आप करवा सकते हैं, आपके कोई मित्र हैं वो आरटीआई फाइल कर दें, सवाल आपके अपने रहेंगे, इस तरह तो हो सकता है सर ना। ठीक है, इसके अलावा अन्य किसी पदाधिकारी के कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। संतोष कुमार कानू सर, क्या आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? फिर हम इस वेबिनार को यहीं पर हम समापन करेंगे। अगले एक सवाल में किसी एक पदाधिकारी का ले सकता हूँ, तत्पश्चात हम वेबिनार की समापन की ओर आगे बढ़ेंगे। सर मेरा क्वेश्चन लीजिए। विनोद सर बताइए। जी जी सर, जिस पर मैंने एक आवेदन लगाया था, पीआईओ ने मेरे को जवाब दिया। मैं लगा रहा था सर उस पे सूचना का जो राज्य की नियमावली बनाई है 2015, मैंने उस पर आवेदन लगाया था सर। फिर उसको आवेदन लगाने के बाद उसने मेरे को जवाब दिया कि उसने ये साबित कर दिया कि ये प्रमाणित, ये मतलब संसद से या विधानसभा में रखी नहीं गई है, उसने उसमें लेटर में दे दिया। पर मैंने जो बिंदु मांगे थे उसने अपने अंदाजे से ही दोनों आवेदन में सेम पेज बना के भेज दिए, 548, जबकि मैंने उनसे सिर्फ आदेश की कॉपी मांगी थी। उसके विरुद्ध सर मैं प्रथम अपील में चला गया, और प्रथम अपील में जाने के बाद प्रथम अपील अधिकारी मुझे लिखता है कि जो पीआईओ ने सूचना दी है वो बिल्कुल सही है, इसलिए आपकी अपील को निस्तारित किया जाता है। तो सर फिर मैंने उसमें अभी करंट में 41D लगाकर उसके अंतर्गत कारण बताओ नोटिस डाल दिया मैंने प्रथम अपील अधिकारी को। सर उसमें आगे का प्रोसीजर क्या होगा? जी सर, सरदार तारा सिंह सर, मैं इस पर एक थोड़ा सा और विस्तार से आपसे जानकारी चाहता हूँ। जैसा कि ये सवाल पूछा गया है, इसके साथ ही प्रथम अपील के बाद भी कई बार होता है कि जवाब नहीं प्राप्त होता, या प्रथम अपील अधिकारी ये बोल देते हैं कि हम सहमत हैं, जवाब जो आपको दिया गया है वो सही है। तो इस मामले में हम कैसे अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो जिन सवालों का जवाब हमें प्राप्त नहीं होता, या टाल मटोल करके या घुमा फिरा के जवाब दिए जाते हैं? दो अलग अलग चीजें हैं जी। पहला, प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अगर डिस्पोज किया है कि एसपीआईओ का जवाब ठीक है और मैं इसको निस्तारित करता हूं, तो केवल आप अपील कर सकते हैं। दूसरा, अगर प्रथम अपीलीय अधिकारी ने ये डिसाइड किया है कि ये इन्फॉर्मेशन जो इनको नहीं दी गई है वो इनको दी जानी चाहिए, इनको 7 दिन में, 15 दिन में, 14 दिन में इन्फॉर्मेशन दें, तो ये आदेश एसपीआईओ या सीपीआईओ पर जो भी कंसर्न्ड है उस पर बाध्यकारी आदेश है। उसके पास केवल दो विकल्प बचते हैं, या तो वो प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश को कंप्लायंस में इंफॉर्मेशन आपको दे बिना ना नुकुर किए, और या फिर खुद उसको 19(3) में चैलेंज करे आयोग के सामने। सर 2 मिनट बोलना चाहूंगा बीच में। सर एक्ट में साफ साफ लिखा है कि 41D के अनुसार कारण बताओ नोटिस पूछ सकते हैं कि किसके कारण किस चीज के अंतर्गत उसको जो डिस्पोज किया गया है, ये आप पूछ सकते हैं सर उसमें? नहीं पूछ सकते हैं, उसके लिए मना ही नहीं है, लेकिन उसको मेरे ख्याल से जो मेरा विवेक है वो ये कहता है कि उसको सेकंड अपील में पार्टी बनाना चाहिए आपको दोनों को। जी सर, मैं पार्टी बनाऊंगा, पर 41D का नोटिस देने के 1 महीने बाद मैं तुरंत सेकंड अपील मारूंगा। हाँ कर सकते हैं, ये ऑप्ट कर सकते हैं, यू कैन ऑप्ट फॉर दैट, कोई मना ही नहीं है उस चीज के लिए। तो अगर सर 41D का मेरे को कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं देता है, तो मेरे पास तो सिर्फ ऑप्शन वही बचता है कि मैं सेकंड अपील में जाऊं। अल्टीमेटली आपके पास चाहे आप 41D का नोटिस दें या नहीं दें, आपको अपील में ही जाना पड़ेगा। हाँ, अगर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने आपको कोई जवाब ही नहीं दिया, 45 दिन गुजर गए, फर्स्ट अपील डिस्पोज ही नहीं हुई, तो ये अधिकार उसको नहीं है कि वो चुप बैठ जाए। उस तरह के केसेस में वो सेक्शन 188 आईपीसी का मुकदमा खाने का दोषी हो जाएगा। कौन सर? फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी और एसपीआईओ दोनों, क्योंकि देश में कोडिफाइड लॉ है, कोडिफाइड लॉ उस पर बाध्यकारी है, उसको डिसाइड करना पड़ेगा, 19(6) कहता है। जी और सर उसमें क्या हुआ है कि उन्होंने क्या है, अब जो मेरे को डिस्पोज करके लेटर भेजा है उसमें लिखा है कि कोई भारत भूषण का आवेदन अपील की, जबकि अपील विनोद ने की। उसमें कई कारण ऐसे लगा दिए, मैंने उनसे पूछ लिया, मतलब आप अपील मैंने की, नाम भारत भूषण, ये कौन है मेरे को बताया जाए। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन उन्होंने करा, जो मैंने आदेश की कॉपी मांगी थी और एसपीआईओ मेरे को पेज की कॉपी बना के भेज रहा, जबकि एक पेज बैठता है।
ये 166A और 167 आईपीसी का ऑफेंस है। जो कंसर्न मैटर है केवल आप वही लिखेंगे, दूसरे का ज्ञान नहीं देना जी। और प्रशासनिक सुधार विभाग में लगाई है सर मैंने। हाँ, कोई भी हो लाइबल है, बिल्कुल लॉ सबके लिए बाध्यकारी है। ठीक है। धनंजय शर्मा जी, आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं क्या? धनंजय शर्मा जी, आपके कोई सवाल थे, आप पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। जी सर, ये आखिरी सवाल होगा, इसके पश्चात हम वेबिनार को समापन की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रभात सर, ये विष्णु बजरंगी जी कुछ पूछेंगे सर। विष्णु बजरंगी, झारखंड। सर आपका माइक ऑन कीजिए, विष्णु बजरंगी। सभी साथी और मार्गदर्शकों को विष्णु बजरंगी, राष्ट्र मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मीडिया ऑफिसर हजारीबाग प्रणाम करता है। और आप लोगों से अभी हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली और आशा और पूर्ण विश्वास रखता हूं कि आगे भी आपसे यूं ही मार्गदर्शन मिलता रहेगा। बस मैं छोटा सा सूचना अधिकार में बात करना चाहूंगा। सूचना तो सभी मांगते हैं और मांगने के बाद प्रथम अपील भी सभी करते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग होते हैं जो प्राप्त सूचना पर आपत्ति दर्ज करते हैं। क्योंकि सूचना अधिकार में ये भी प्रावधान है, यदि आपको सूचना प्राप्त होती है और कोई सवाल है सर तो पूछ सकते हैं। जी सर, कोई सवाल है आपके क्या? जी हुजूर, एक सवाल था मेरा जी। ये हमने एक सूचना की मांग करी है कैंटीन से संबंधित। उसमें प्रथम अपील भी दायर करने के बाद, आपत्ति भी दर्ज करने के बाद सूचना नहीं प्रदान की गई है और प्रथम अपीलीय पदाधिकारी द्वारा कंपलसरी आदेश पारित किया जाता है कि यदि आप प्रथम अपील में उपस्थित नहीं होंगे तो आपके आवेदन को निस्तारित कर दिया जाएगा। सरदार तारा सिंह सर, इस पर आपके क्या विचार हैं? नहीं, ये इलीगल है, इट इज पर से इलीगल। आपको किसी अपील में खड़ा होकर जाने की या रिप्रेजेंटेशन देने की कोई बाध्यता नहीं है। एक्ट ये कहता है कि अपील के स्तर पर आपकी पैरवी प्रथम अपीलीय अधिकारी या इंफॉर्मेशन कमिश्नर खुद करेगा। आप उनसे शोकॉज नोटिस उनको देना कि आपने किस अधिकार से मुझे आने के लिए बाध्यकारी किया, उस अधिकार की कॉपी दें आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या और लिखना है हुजूर? अगर इस तरह की चीजें आपके सामने बार बार आती हैं, अगर वो कह रहा है कि आप यहाँ आए वरना कर देंगे, तो मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप एक साथ इकट्ठे होइए वहां के लोग और उसको क्यों वारंट रिट लगाएं एक हाईकोर्ट में कि किस अधिकार से ये हमें कह रहे हैं। वो आपको सुझाव दे सकता है कि अगर आप इस अपील की सुनवाई में मौजूद होना चाह रहे हैं तो इतनी तारीख को सुनवाई रखी गई है, आप मौजूद हो सकते हैं। लेकिन आप मौजूद हो ये नहीं लिख सकता, ये अधिकार नहीं हो सकता। आदेश पारित वो नहीं कर सकते ना सरकार? नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकते। आवश्यक रूप से उपस्थित हो ऐसा नहीं लिख सकते। और अगर लिखा है तो आप सर, इसमें क्या है, ये इस तरह की जो गतिविधियां होती हैं अक्सर जो संबंधित अधिकारी होते हैं वो जवाब देने से उनकी इच्छा होती नहीं है जवाब देना, या वो जवाब देना नहीं चाहते हैं, इसीलिए ऐसी चीजें करके वो किसी न किसी तरीके से जो भी आवेदक होता है उससे चुप कराने के लिए इस तरह से चीजें करते हैं। सर, तो इससे बचने के लिए मतलब आपकी क्या अनुभव है? इस तरह के मामलों में मेरा मानना यह है कि जब आपको आने के लिए बाध्य किया जाता है तो सामने वाले अधिकारी आप पर 353 का मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर चुके होते हैं। आप वहां जाएंगे, वो एक आध कागज फाड़ेंगे, राजकाज में बाधा का आप पे मुकदमा दर्ज करेंगे और काफी डेंजरस सेक्शन है तो उसमें आपको 100%, लगभग 100% केसेस में अरेस्ट हो जाते हैं आप। बिल्कुल। तो इस तरह की गलतियां मेरा मानना यह है कि जब अपील में आपको इस तरह का कोई आदमी बुलाए तो उसको रिटर्न में अपना जवाब या आपकी आपत्ति या आपका आर्गुमेंट रिटर्न में भेज दें। जी बिल्कुल, ठीक है। हनुमान राम जी, कोई आखिरी सवाल आप पूछना चाह रहे हैं? इसके पश्चात हम वेबिनार का समापन करेंगे। हनुमान राम जी सर। हाँ सर, मैं एक लेटर पैड वाला थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। उसमें बार बार फोन आ रहा है कि भाई आपने लेटर पैड पे कैसे आईटीआई डाली। लेटर पैड पे मतलब ये अपन जो इस एनजीओ की लेटर पैड पे डालते हैं ना आईटीआई, तो वो मतलब क्या कोई पूछता है मैं मीडिया अधिकारी हूँ, कोई क्या उस न्यूज चैनल से हूँ, तो आप लेटर पैड पे नहीं डाल सकते। इसका मतलब थोड़ा क्लियर करना था, अपन डाल सकते हैं नहीं?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल डाल सकते हैं। आप अपना नाम लिखें, अपना एड्रेस लिख रहे हैं, उससे क्या मतलब है कि मैं किस संगठन से जुड़ा हूँ? देखिए, नियम ये है कि कोई संस्था नहीं लगा सकती। भारत का नागरिक आप हैं और आप लेटर हेड पे लगा रहे हैं, तो आप लगा सकते हैं आरटीआई। नागरिक लगाएगा, संस्था नहीं। हाँ, संस्था नहीं लगा सकती है। आप एनएचआरसीसी भी नहीं लगा सकती है, लेकिन एनएचआरसीसी के पदाधिकारी लेटर हेड का यूज करते हुए आरटीआई फाइल कर सकते हैं। इसमें कोई हाँ, दिक्कत वही तो समझ बोल रहे, क्योंकि उसमें क्यों अपन को एक थोड़ा कंफर्म कर लेते तो नहीं सही नहीं, रहता है। आप बिल्कुल कंफर्म हैं। जो पदाधिकारी ने आपसे सवाल पूछा वही कंफर्म नहीं होंगे, उन्हें ही जानकारी नहीं होगी इस चीज की। तो आप उन्हें बता सकते हैं कि हमने लगाया है, संस्था ने नहीं लगाया है ना, इस तरह से आप बता सकते हैं। ठीक है, तो हमारे आज की वेबिनार की समय सीमा लगभग समाप्त हो चुकी है। जी हेलो, जी जी बताएं। ये जो इसका एनजीओ का और इंडिविजुअल की जो अभी बात आई ना, उसमें सर मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि जो आरटीआई सेंटर का जो आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल है ना जी, उसमें जब हम प्रोफाइल बनाते हैं ना अपनी साइन इन करने के लिए, साइन अप करते हैं, तो उसमें बाकायदा वो पूछता है कि आप इंडिविजुअल में हो या एनजीओ के उसमें हो, तो आप उसका हवाला दे दीजिए उनको। बिल्कुल। देखिए सर, ये क्या है, जो हम नेशनल लेवल की जो भी हम आरटीआई लगाते हैं, वहां पे तो ये दिक्कत आती ही नहीं है। ये दिक्कत केवल स्टेट लेवल के कुछ क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल के किसी पदाधिकारी के माध्यम से आती है, तो ये वहां पे नहीं आती है। हाँ, बिल्कुल सही कहना है आपका कि वहां पर भी हम जानकारी दे सकते हैं। आरटीआई एक्ट जो सेंटर में लागू है ना, वही स्टेट में लागू है सर। ठीक है, हाँ, अगर लागू है, इंडिविजुअल की लेकिन ही कंडीशन होती ना और एनजीओ हाँ एनजीओ से अगर नहीं लग रही होती, तो वो पोर्टल में ये ऑप्शन ही नहीं देते। बिल्कुल सही बात है। सेंट्रल के जो वहाँ के अपीलीय अधिकारी होते हैं, उनको सारी जानकारी पता होती है, वो ऐसे सवाल करते ही नहीं है। ये स्टेट के ही पदाधिकारी ऐसे सवाल करते हैं। जैसे हनुमान राम सर के साथ जो भी समस्या आई है, ये कोई सेंट्रल के आरटीआई में नहीं आई है, ये स्टेट के ही आरटीआई में आती है, क्योंकि वहाँ के जो अधिकारी होते हैं उन्हें स्वयं भी बहुत सारी जानकारी नहीं रहती है। तो इस तरह से चीजें, ठीक है, आपने सही कहा कि वहां पर भी हम जानकारी दे सकते हैं। तो जैसा कि आज के इस वेबिनार की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, और हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं रंजीत सिंह तोमर सर, आप आखिरी में कुछ कहना चाहते हैं क्या? रंजीत सिंह तोमर सर। नहीं सर, बहुत अच्छी जानकारियाँ प्राप्त हुई। और जैसा पारिक सर ने बताया था कि कब, क्यों, कैसे, कहाँ, तो मैं अपने अधिकारियों के लिए बोल रहा था कि हमें इस परिस्थितियों के हिसाब से लिखना चाहिए। हम आरटीआई आवेदन में का उपयोग नहीं कर सकते, प्रश्नवाचक शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये भाई साहब ने बताया, बहुत सही मार्गदर्शन किया, अच्छा रहा। मैं अपने साथियों के लिए ये बोला था कि अपनी जानकारी के लिए हमें इस प्रकार का देखना चाहिए, सोचना महावीर चाहिए। सर के द्वारा ठीक आरटीआई के कुछ फॉर्मेट भी हमारे पास हैं, तो हम अपने पदाधिकारियों को भेज देंगे, तो वो उससे भाषा शैली समझ जाएंगे कि किस भाषा शैली में सवाल करने हैं। अगले क्रम में सभी को मैं नमस्कार। महावीर पारिक सर को एक बार फिर से अंत में आमंत्रित करना चाह रहा हूँ कि आप कुछ और मैसेज देना चाहते हैं हम सभी को, तो आप दे सकते हैं, महावीर पारिक सर। नहीं मित्रा जी, अभी आज का जो सेशन था बहुत अच्छा सेशन रहा, और चाहूंगा कि आप एनएचआरसीसी और लीगल एम्बिट कोई दूर नहीं है। लीगल एम्बिट की पूरी टीम जब भी आपको चाहिए तैयार है, कोई इश्यू नहीं है। हम लोग तैयार रहते हैं एनी टाइम पे काम करने के लिए। हम जब भी आरटीआई के अलावा साक्ष्य अधिनियम भी हमारी जो टीम है उसने भी बहुत सारे नवाचार किए हैं। तो हम चाहते हैं कि ये सब धीरे धीरे सभी साथियों को मिले, और जब भी कोई साथी को जरूरत हो बिल्कुल हमें कॉल करें और जानकारी प्राप्त करें। बिल्कुल जी सर, बिल्कुल। जी, बहुत आपने इस सेशन में मुझे बुलाया और मौका दिया, उसके लिए लीगल एम्बिट की तरफ से हम लोग आभारी हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। सरदार तारा सिंह सर, आप कुछ अपनी बातें रखना चाहते हैं क्या अंत में? सरदार तारा सिंह सर, ठीक है। ठीक है, तो जैसा कि हमारे आज के इस वेबिनार की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, आज के हमारे स्पेशल गेस्ट माननीय रंजीत सिंह तोमर सर थे, चीफ गेस्ट महावीर पारिक सर थे, और चीफ स्पीकर सरदार तारा सिंह सर थे, आखिरी में आज जुड़ पाए हैं। तो आप सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज के सेशन को में हम सभी का बहुत ही बेहतर शालीन भाषा में और संक्षिप्त में हम सभी का मार्गदर्शन किया। आप सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही समस्त सम्मानित पदाधिकारी जो इस वेबिनार से जुड़े रहे। आज के वेबिनार में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी,
जिसे हम अगले वेबिनार में ठीक कर लेंगे। तो आप सभी पदाधिकारियों का, जो भी पदाधिकारी आज के इस वेबिनार को सफल बनाने में हमारी मदद किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले वेबिनार में एक नए इसी आरटीआई के अधिनियम पर हम और दूसरे मुद्दों पर लेकर, ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं, इन सारे मुद्दों पर लेकर एक बार फिर से वेबिनार लेकर आएंगे आप सभी के समक्ष। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वेबिनार में आप सभी से नए किसी टॉपिक पर, नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि। आप सभी एग्जिट कर सकते हैं। थैंक यू।